नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड पर बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि अंबानी, अडानी, एयरटेल, वोडाफोन सब के सब डेटा सेंटर बिजनेस में उतर रहे हैं। और अब तो कमाल ये है कि रियल एस्टेट कंपनियां भी इसी दौड़ में शामिल हो गई। हाँ बिल्कुल। और ये सेक्टर बढ़ भी बहुत तेजी से रहा है। देखिए ना, अनुमान है कि भारत की डेटा सेंटर क्षमता जो दिसंबर 2023 में करीब 1 गीगावाट थी, यानी 1000 मेगावाट। हाँ, वो बढ़कर दिसंबर 2026 तक 2 गीगावाट हो जाएगी। मतलब सिर्फ 3 साल में डबल। और इसमें रिटर्न्स भी आप देखें 22 से 28% तक के बताए जा रहे हैं। हाँ, काफी आकर्षक है। तो सवाल यही है कि भाई ये रियल एस्टेट कंपनियां खासतौर पर इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं? वो क्या सोच रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, और क्या मुश्किलें आ सकती हैं? हमने इस पर कुछ रिसर्च की है, कुछ सोर्सेज देखे हैं। तो चलिए आज उन्हीं की मुख्य बातों पर गहराई से चर्चा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये डेटा सेंटर आखिर हैं क्या, इनकी जरूरत क्यों है। बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो हाँ, बताइए। अगर इंटरनेट एक डाकिया है तो डेटा सेंटर समझ लीजिए वो पोस्ट ऑफिस है। यहीं पर सारी जानकारी मतलब डेटा जमा होता है, उसे सॉर्ट किया जाता है और फिर सही पते पर भेजा जाता है। हम जो भी ऑनलाइन करते हैं वो सब इन्हीं पर निर्भर है। और दिलचस्प बात यह है, मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत दुनिया का लगभग 20% डेटा तो प्रोड्यूस करता है। हाँ, ये सही है। लेकिन दुनिया के सिर्फ 3% डेटा सेंटर ही भारत में है। मतलब गैप तो बहुत बड़ा है। जियो के आने के बाद 2016 से डेटा यूजेज करीब 7 गुना बढ़ गया, पर डेटा सेंटर उस रफ्तार से नहीं बढ़े। हाँ, क्योंकि ये बनाना कोई आसान काम नहीं है, महंगा भी है और समय भी लगता है। L&T क्लाउड इन्फिनिटी की सीईओ हैं नमीशा अंबस्ता। हाँ, उनके हिसाब से 1 मेगावाट क्षमता बनाने में ही आप सोचिए 35 से 60 करोड़ लग जाते हैं। बाप रे, 1 मेगावाट में। हाँ, इसमें जमीन चाहिए, बिजली का इंतजाम, कूलिंग सिस्टम और फिर कनेक्टिविटी, बहुत कुछ। और अनंतराज के सीईओ हैं अमृत सरीन। वो कहते हैं कि एक सेंटर को ठीक से चलाने लायक बनाने में ही 3 से 4 साल लग जाते हैं। ओह, इतना समय? हाँ, और सिर्फ जमीन के लिए सोचिए 40 से ज्यादा अलग अलग मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। तो ये सब पेचीदा है। लेकिन अब शायद हालात बदल रहे हैं, कुछ सरकारी नीतियां भी मदद कर रही हैं, जैसे वो पेमेंट डेटा को भारत में ही स्टोर करने वाला नियम। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ा फैक्टर है। और साथ ही भारत में बनाने की लागत भी कम है। दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ निर्माण लागत करीब 50-60 करोड़ प्रति मेगावाट है, जबकि बाहर ये 80 करोड़ तक भी जा सकती है। अच्छा। पर हाँ, अभी भी ज्यादातर जो क्षमता है करीब 90% वो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे कुछ बड़े शहरों में ही है। और उसमें भी मुंबई सबसे आगे है, करीब 54% क्षमता वहीं है। तो अब आते हैं रियल एस्टेट कंपनियों पर। वो इस मौके को कैसे देख रही हैं? उनके पास ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं? देखिए, उनका सबसे बड़ा तुर्क का इक्का है उनकी जमीन, मतलब लैंड बैंक। अच्छा। उनके पास अक्सर प्राइम लोकेशंस पर पहले से खरीदी हुई और कई बार काफी सस्ती जमीन होती है, जो अब डेटा सेंटर बनाने के लिए बिल्कुल मुफीद है। तो वो इसी का फायदा उठा रही हैं और इसके लिए वो मुख्य तौर पर 3 तरह की रणनीतियां अपना रही हैं। अच्छा, कौन सी 3 रणनीतियां हैं ये? पहली तो सीधी सादी है, लैंड बैंकिंग और बिक्री। वो सही जमीन ढूंढते हैं, उसे तैयार करते हैं और फिर डेटा सेंटर डेवलपर्स को ऊंचे दाम पर बेच देते हैं या लंबी लीज पर दे देते हैं। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे लोढ़ा ग्रुप ने, उन्होंने पालवा में अमेज़न को जमीन बेची और कहते हैं कि 3.5 साल में ही उन्हें करीब 5 गुना मुनाफा हुआ उस डील से। वाह, ठीक है। ये हुई पहली। दूसरी क्या है? दूसरी रणनीति है कोल्ड शेल डेवलपमेंट। इसमें वो क्या करते हैं कि सिर्फ बेसिक ढांचा मतलब बिल्डिंग का शेल बना के दे देते हैं। सिर्फ ढांचा? हाँ, बाकी जो इंजीनियरिंग का काम है, आईटी का सामान लगाना है, वो सब क्लाइंट खुद करता है। वो क्लाइंट कोई कोलोकेशन प्लेयर हो सकता है या फिर अमेज़न, गूगल जैसा कोई बड़ा हाइपरस्केलर। माइंडस्पेस REIT है ना, वो यही मॉडल अपना रहा है। वो कहते भी हैं कि हम डेटा सेंटर बिजनेस में नहीं है, हम डेटा सेंटर के लिए जगह बनाने के बिजनेस में हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। और तीसरी? वो थोड़ी अलग होगी शायद। हाँ, तीसरी थोड़ी और आगे जाती है। इसे कहते हैं कोलोकेशन या फुल स्टैक मॉडल। इसमें वो जमीन और बिल्डिंग के साथ साथ कुछ IT सेवाएं भी देते हैं, जैसे कनेक्टिविटी हो गई, सर्वर रखने के लिए रैक स्पेस हो गया। मतलब थोड़ा IT वाला काम भी। हाँ, थोड़ा। और फिर वो पूरी क्षमता को एक क्लाइंट को देने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में कई क्लाइंट्स को लीज पर देते हैं। अनंतराज इसी मॉडल पर चल रहा है और वो तो अब क्लाउड सेवाएं भी देने लगे हैं, मतलब सीधे अमेज़न और गूगल जैसों के मुकाबले में आ रहे हैं। ओह। हाँ, और हिरानंदानी ग्रुप की जो कंपनी है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रही है इसी तरह। कुछ कंपनियां टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप भी कर रही हैं, जैसे अनंतराज ने फ्रेंच टेलीकॉम कंपनी है ना ऑरेंज, उसके साथ हाथ मिलाया। समझ गया। तो मतलब जमीन का फायदा तो है ही, पुरानी सस्ती जमीन, पर इसके अलावा और क्या चीजें जो उन्हें खींच रही हैं इस तरफ? सिर्फ मुनाफा? देखिए, जमीन का फायदा तो बहुत बड़ा है। माइंडस्पेस ने ही बताया था कि एरोली मुंबई में जहां उनके पास जमीन है, वहां कीमतें 4-5 साल में 6 करोड़ प्रति एकड़ से बढ़ के 35-40 करोड़ प्रति एकड़ हो गई। अरे बाप रे। तो जिनके पास पुरानी सस्ती जमीन है, उन्हें लागत में बहुत बढ़त मिलती है। नए प्लेयर के लिए उस रेट पर जमीन लेकर कम्पीट करना मुश्किल है। पर इसके अलावा डेटा सेंटर से जो रिटर्न मिलता है, वो पारंपरिक रियल एस्टेट जैसे ऑफिस या मॉल से ज्यादा है। कितना ज्यादा? करीब 22 से 28%, जबकि पारंपरिक में शायद 18 से 22% मिले। और साथ ही इनसे एक लगातार कैश फ्लो बना रहता है, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आता है ना, उसे बैलेंस करने में मदद करता है। हाँ, ये तो काफी सॉलिड वजहें लगती हैं। लेकिन राह इतनी आसान तो नहीं होगी, चुनौतियां भी तो होंगी।
मुकाबला कैसा है? मुकाबला अरे बहुत तगड़ा है। सिर्फ दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां ही कंपटीशन नहीं है, मैदान में एल&टी जैसे इंजीनियरिंग दिग्गज भी हैं। आपको पता है एल&टी ने भारत के करीब 50% डेटा सेंटर बनाए हैं। अच्छा। हाँ, और अब वो खुद इस बिजनेस में उतर रहे हैं, करीब 3600 करोड़ के निवेश के साथ। और फिर हैं असली महाकाय खिलाड़ी रिलायंस और अडानी। हाँ, उनका तो नाम हर जगह है। रिलायंस तो जामनगर में 3 गीगावाट का विशाल सेंटर बना रहा है। जरा सोचिए, भारत की आज की कुल क्षमता ही लगभग 1 गीगावाट है और वो अकेले 3 गीगावाट का प्लान कर रहे हैं। अडानी के भी गीगावाट स्केल के ही प्लान्स हैं। तो इनके विशाल प्लान्स के सामने रियल एस्टेट कंपनियों की कोशिशें थोड़ी छोटी लग सकती हैं। सही बात है, मतलब स्केल और पूंजी, ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। हीरानंदानी ग्रुप ने कहा भी है कि डेटा सेंटर में जो निवेश लगता है वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के मुकाबले 40 गुना तक ज्यादा हो सकता है। 40 गुना? हाँ, और एक और बात, डेटा सेंटर के लिए जो सही लोकेशन वाली जमीन है ना, वो भी अब कम होती जा रही है। माइंडस्पेस के सीईओ ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि नवी मुंबई में तो भविष्य के लिए जमीन लगभग खत्म ही हो गई है। तो जो जमीन का फायदा आज है वो शायद हमेशा न रहे। और एक और रिस्क है, हो सकता है कि लंबी अवधि में ये बिजनेस कमोडिटाइज हो जाए। मतलब जब बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे तो शायद मार्जिन कम हो जाए, एक आम बिजनेस जैसा बन जाए। ये सारे पॉइंट सोचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे रियल एस्टेट कंपनियां अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी जमीन का इस्तेमाल करके इस तेजी से बढ़ते और मुनाफे वाले डेटा सेंटर बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, अलग अलग रणनीतियां अपना रही हैं, लैंड बैंकिंग से लेकर कोल्ड शेल और कोलोकेशन तक, ताकि अपनी आय बढ़ा सके और उसे स्थिर कर सके। लेकिन ये भी साफ है कि राह आसान नहीं है। एल&टी, रिलायंस, अडानी जैसे बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों से टक्कर बहुत कड़ी मिलने वाली है। उनका स्केल, उनका निवेश वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और जमीन का फायदा शायद हमेशा न चले। टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता बनाए रखना भी एक लगातार चुनौती रहेगी। तो वाकई अगले 2-3 साल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यह सेक्टर कैसे आकार लेता है। क्या ये रियल एस्टेट कंपनियां महज एक अवसर का फायदा उठा रही हैं या वो लंबी दौड़ के घोड़े साबित होंगी? और इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है जो सोचने पे मजबूर करता है कि रिलायंस और अडानी जिस विशाल पैमाने पर काम करने की योजना बना रहे हैं, उसे देखते हुए भविष्य में ये जो छोटे रियल एस्टेट कंपनियों वाले डेटा सेंटर है, ये खुद को अलग कैसे साबित करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाशिए पर चले जाएं या बड़े खिलाड़ियों के दबाव में आ जाएं? ये सोचने वाली बात है।